भले ही जन कल्याण पार्टी सत्ता में थी, लेकिन शतरंज की असली चाल तो ब्लैक फाउंडेशन खेल रहा था। और इस बार तो चाल भी ऐसी चली कि नक्श भी क्लीन बोल्ड हो गया था। जहां एक तरफ नक्श पर इल्जाम लगा कि वो हीलिंग पिल्स के नाम पर पूरे भारत में जहरीली दवा बेच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने लिंबूनाथ को फेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था। इस समय लिंबूनाथ पूरे भारत को संबोधित कर रहा था और मीडिया के सभी चैनल्स उसका लाइव प्रसारण कर रहे थे। क्या कहा था मैंने आप लोगों से? उस पिल में खोट है, उस पिल में जहर है, लेकिन विपक्ष ने हमारी बात नहीं सुनी, नक्श पर कड़ा एक्शन नहीं लिया और वो बहरूपिया अपने आप को मसीहा और भगवान बताकर मीडिया के सामने प्यार भरी बातें करके हम लोगों को जहर देता गया। लेकिन जन कल्याण पार्टी के सत्ता में आते ही हमने उस फ्रॉड की फैक्ट्री पर छापा मारा और सारी जहरीली पिल्स जब्त कर ली। अब भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जन कल्याण पार्टी ने भारत को भय मुक्त कर दिया है। मैं भारत की जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि हमें सत्ता में आने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन चूंकि अब हम सत्ता में आ गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के विकास पर ही काम होगा। हमारे राज में झूठे ढकोसले नहीं चलेंगे और नक्श जैसे पाखंडी लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वो जहरीली पिल्स ली है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जन कल्याण पार्टी हर राज्य में 100 डॉक्टर्स की टीम भेज रही है। आप हॉस्पिटल जाएं और उनसे कंसल्ट करें। आपका इलाज फ्री होगा। हम आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। बस जनता से अपील है कि आप इसी तरह हम पर भरोसा बनाए रखें। आपका साथ मिला तो हम भारत को अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। जय हिंद। लिंबूनाथ की स्पीच सुनकर पूरा टाइगर ग्राउंड दहल गया। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में छेद हो गया। वाह भाई वाह, किसी और के इशारों पर चलने वाले लिंबूनाथ ने मिसाल कायम कर दी थी। जनता को संबोधित करने के बाद लिंबूनाथ सीधा अपने ऑफिस गया और उसने मिस्टर पोरवाल से कॉल पर बात की। 5 मिनट की गंभीर डिस्कशन के बाद लिंबूनाथ ने नक्श के खिलाफ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पास किए। जन कल्याण पार्टी ने सम्राट इंटरनेशनल कंपनी पर अगले 5 साल तक बैन लगा दिया था। यानी सम्राट की कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दवाइयां नहीं बना सकती थी और ना ही किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती थी। साथ ही साथ जन कल्याण पार्टी ने नक्श के खिलाफ रेड कार्ड इशू कर दिया था। यानी अब नक्श सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि किसी भी देश में दवाई बनाकर नहीं बेच सकता था, और अगर उसने ऐसा किया तो दूसरे देश की सरकार को उसे सजा देने का खुला प्रावधान था। जब सरकारी ऑर्डर्स नक्श के सम्राट एम्पायर की चौखट पर पहुंचे तो एकाएक पूरा एम्पायर तिलमिला गया था। हालांकि नक्श के साथियों का चेहरा देखने लायक था। उन्हें उन सरकारी ऑर्डर्स पर कम बल्कि अपने सम्राट पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नक्श के साथियों ने नक्श को चेताया था, लेकिन नक्श नहीं माना। आज नक्श के एल्डर्स की पिल रेसिपीज और टेक्निक्स पूरे भारत के सामने मजाक बनकर रह गई थी। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद नक्श के चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नक्श ने एकांतवास चुना, लेकिन उसके पीछे पीछे कुशल और उसके कुछ करीबी साथी वहां पहुंच गए। नक्श, इतना कुछ हो गया, सरकार ने तुम्हारे खिलाफ इतने भारी ऑर्डर्स पास किए और तो और तुम्हारी वजह से सम्राट की कंपनी पर 5 साल का बैन लगा दिया, और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें सबसे फर्क नहीं पड़ता? किस मिट्टी के बने हो तुम? लिटरली इस समय तो कुशल को भी नक्श पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम खेल नहीं समझे कुशल। अगर मेरी पिल्स वाकई में जहरीली थी तो सरकार ने सिर्फ 5 साल का बैन और मुझे रेड फ्लैग क्यों दिखाया? मैं तो अपराधी हूं, मुझे जेल में होना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ने ना तो मेरे खिलाफ कोई केस किया और ना ही किसी पुलिस थाने में मेरे खिलाफ FIR हुई है, क्योंकि जन कल्याण पार्टी तो सिर्फ एक प्यादा है। असली खिलाड़ी तो उनके पीछे खेल खेल रहा है और ये सब उसके इशारे पर नाच रहे हैं। डिमांड कुछ और है और सप्लाई किसी और की जारी है। शातिर मुस्कान के साथ नक्श ने कहा, तो अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? कुशल के माथे पर शिकन की लकीरें देखने को मिली। हालांकि नक्श के हाव भाव देखकर उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो जरूर कुछ अतरंगी करेगा। मुझे जन कल्याण पार्टी से कोई मतलब नहीं है।
मैं तो उस खिलाड़ी तक पहुंचना चाहता हूं जो छुप कर बैठा है, और एक पब्लिक ही है जो मुझे उस खिलाड़ी तक पहुंचा सकती है। सबसे पहला डाउट तो ब्लैक फाउंडेशन पर ही जाता है, लेकिन आज तक ब्लैक फाउंडेशन ने कभी पॉलिटिकली गेम नहीं खेला है। वो हमेशा सीधा सीधा वार करते आए हैं। तो अगर इस एंगल से उसके पीछे ब्लैक फाउंडेशन नहीं है, तो फिर ऐसा कौन है जो सरकार, मीडिया और गवर्नमेंट बॉडीज को खरीदने की ताकत रखता है? हमारे देश की जनता बहुत भोली है। वो नहीं जानते हैं कि वो सांप को दूध पिला रहे हैं, इसलिए पब्लिक के सामने जाना तो बनता है। नक्श के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। नक्श ने एक बात तो एकदम सही कही थी, ब्लैक फाउंडेशन आज तक किसी पॉलिटिकल गेम में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। पिछले दोनों युद्ध उन्होंने डायरेक्ट लड़े थे, लेकिन डायरेक्ट लड़कर भी वो नक्श का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। इसलिए इस बार ब्लैक फाउंडेशन ने अपनी टैक्टिक चेंज की, जिसे नक्श समझ नहीं पा रहा था। हालांकि वो ब्लैक फाउंडेशन से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन दूर था। लेकिन पब्लिक के सामने जाने से होगा क्या? पब्लिक तुम पर और हंसेगी, तुम्हारी और खिल्ली उड़ाएगी, तुम पर और इल्जाम लगेंगे। नक्श, तुमने इतने सालों की मेहनत से जो नाम कमाया है, रुतबा कमाया है, तुम उसे खोना क्यों चाहते हो? अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो तुम्हारे ही एम्पायर के लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। क्या तुम अपने एम्पायर को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? नहीं ना। इसलिए मेरी मानो तो अनिका को लेकर कुछ महीनों के लिए भारत से दूर चले जाओ। कुछ महीनों में मामला ठंडा पड़ जाएगा। तब तक तुम माँ बाप बन चुके होगे। यहां आकर फिर नए सिरे से शुरू करना। कुशल ने नक्श को समझदारी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नक्श की सोच तो उसे कुछ और ही इशारा कर रही थी। पब्लिक के सामने जाने से उस छुपे रुस्तम को एक मैसेज जाएगा कि मैं उससे डरा नहीं हूं और ना ही उन ऑर्डर से पीछे हटा हूं। मुझे बुरा यकीन है कि मेरा ये कदम मुझे उसके और करीब ले जाएगा। और यकीन मानो, मेरा उस खिलाड़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना वो अपनी चालों से पूरे भारत को खोखला कर देगा। जिस विरासत को मैं इतने सालों से संजोता आया हूं, वो एक पल में टूट कर गिर जाएगी। फिर कौन सा एम्पायर, कौन अपने लोग, कौन सा नाम और कौन सा रुतबा? सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा। हालांकि कुशल, बोनाफाइड, कोबरा और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी नक्श को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नक्श नहीं माना। ये पहली बार था जब वो इतने सालों में किसी की चाल से क्लीन बोल्ड हुआ था। नक्श बस उसका जवाब देना चाहता था, और इस समय उसे बदले के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। थक हार कर कुशल और सभी एक्सपर्ट्स वहां से चले गए, और नक्श ने एक बार फिर से मीडिया के सामने रूबरू होने की पेशकश की। नक्श की रिक्वेस्ट से पूरा मीडिया जगत बौखला गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी नक्श जनता के सामने क्यों आना चाहता है, ये जानते हुए भी कि जनता उसके खिलाफ है। लेकिन चूंकि इससे न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ने वाली थी, इसलिए उन्होंने नक्श की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हालांकि लिंबूनाथ ने मीडिया को नक्श से तीखे और कड़क सवाल पूछने के आदेश दे दिए थे, और मीडिया के साथ साथ नक्श भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। हालांकि जनता में नक्श को लेकर रोष था, लेकिन मसाला किसे नहीं चाहिए। भले ही वो नक्श के साथ नहीं थी, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मिस्टर नक्श, जनता ने पूरी तरह से आपको नकार दिया है। आपके पिल्स में जहर पाया गया है। सरकार ने आप पर कड़क ऑर्डर्स पास किए हैं। एक तरह से आपका खेल खत्म हो चुका है, तो फिर आप यहाँ आकर जनता का और हमारा समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? एक रिपोर्टर ने कड़क अंदाज में सवाल किया। जनता ने मुझे इसलिए नकारा क्योंकि उनके सामने झूठ पेश किया गया है। मैं आज भी वही बात बोलूंगा कि मेरी पिल्स 100% प्योर हैं और उसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं है। जन कल्याण पार्टी पहले भी मेरे खिलाफ थी, और सत्ता में आने के बाद तो उन्हें मेरे खिलाफ फ्री हैंड मिल गया। साजिश के चलते मुझे फिर से फंसाया गया है। वरना देखिए, मेरे बेटे ने भी उसी पिल को यूज किया था, और आज उस बात को कितने दिन हो गए हैं, वो आज भी जिंदा है। नक्श ने भी कड़क अंदाज में जवाब दिया। हो सकता है कि आपने उस पिल की अदला बदली की हो। सरकार ने वो पिल्स उसी फैक्ट्री से उठाई थी जहां आपका प्रोडक्शन चालू था, और उन्हीं पिल्स में जहर मिला है। तो आपके बेटे की जिंदा दिली कहीं से भी साबित नहीं हो सकती। एक रिपोर्टर ने नक्श के साथ साथ उसके बेटे ऋषभ को भी लपेटे में ले लिया था। देखिए, ये अदला बदली का खेल मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, लिंबूनाथ जी का इससे बहुत पुराना नाता है। तभी तो अदला बदली करके वो सत्ता में आए हैं। जनता ने तो उन्हें बहुमत नहीं दिया था, जनता ने तो विपक्ष को चुना। लेकिन लिंबूनाथ जी ने पैसों की अदला बदली करते हुए विपक्ष के नेता खरीदे और अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाते ही तानाशाह की तरह मुझ पर हमला किया। मुझ पर, एक ऐसे इंसान पर जो अपने देश की जनता की भलाई चाहता है। इससे पहले कि नक्श आगे कुछ कहे, तुरंत ही एक रिपोर्टर ने कड़क अंदाज में बीच में टोकते हुए कहा,
प्लीज स्टिक टू द पॉइंट मिस्टर नक्श। आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत की भोली भाली जनता को सही रास्ता दिखाना। आप लोग और ये सरकार जनता को जिस दिशा में ले जा रहे हैं वहां सिर्फ बर्बादी है। मैंने इस देश को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। प्रोफाउंड रेल्म और इंपीरियल कैपिटल इस बात का गवाह है। अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं होती तो आज मेरा एम्पायर नहीं होता। हजारों लाखों एक्सपर्ट्स मुझे फॉलो नहीं करते। ये सब मैंने मेरी मेहनत से कमाया है। एक तो मैं अपने पूर्वजों की विरासत पूरे भारत के साथ बांटना चाहता हूँ, और आप लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मेरे सारे रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर हैं। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही किसी के साथ बुरा किया है। लेकिन सच ही कहा है किसी ने, जो हमेशा से सच्चाई के रास्ते पर चलता आया है वो झूठ का सामना नहीं कर सकता। हालांकि जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही जनता में से एक शख्स उठा और कैमरे के सामने आ पहुंचा। क्या वाकई में तुम्हारे रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर हैं? क्या वाकई में तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा? क्या वाकई में तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया? क्या वाकई में तुमने मखीजा परिवार का नामो निशान नहीं मिटाया? क्या वाकई में तुमने किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छीना? क्या वाकई में प्रोफाउंड रेल्म और इंपीरियल कैपिटल इस बात का गवाह है? न जाने तुमने कितनी औरतों को विधवा किया, न जाने तुमने कितने ही बच्चों को अनाथ किया, न जाने तुमने कितने परिवार बर्बाद किए, और यहां आकर अपना अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे हो। उस शख्स को देखकर एकाएक नक्श के होश उड़ गए थे। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो शख्स अभी भी जिंदा होगा। ऑफ कोर्स वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अमिताभ शाह का बेटा सारांश शाह था, जो ब्लैक फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाकर नक्श को बर्बाद करने निकला था। सारांश की बातें सुनकर मीडिया जगत पूरा हक्का बक्का रह गया था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श की कहानी में इतने राज होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत की जनता को नक्श से नफरत करने का एक और बहाना मिल गया था। तुम्हारे बाप को उसके कर्मों की सजा मिली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दांत पीसते हुए नक्श ने कहा। तुम्हें सजा देने का हक किसने दिया? तुम चाहते तो भारत के लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन तुमने तो कभी पुलिस को कुछ समझा ही नहीं, है ना? शातिर मुस्कान के साथ सारांश ने कहा। वो जानबूझकर उन पुराने किस्सों को बाहर ला रहा था, जिससे मीडिया के माध्यम से जनता को नक्श की असलियत का पता चल सके। जो मुझसे वादा खिलाफी करेगा उसका वही हशर होगा, गुस्सैल अंदाज में नक्श ने कहा। तुमने एक 20 साल के जवान लड़के के सामने उसके बाप का खून किया, उसके सर से बाप का साया छीना। आज मैं यहां उसी का बदला लेने आया हूं, और मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुमने मेरे बाप के साथ किया था। एकाएक सारांश की आंखें लाल हो गई। उसमें बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। इससे पहले कि नक्श रिएक्ट करता, तुरंत ही सारांश ने शैतानी ताकतों और मन ही मन मंत्रोच्चारण करते हुए ऐसा अदृश्य तीर छोड़ा जिसने नक्श को कुछ सेकंड्स के लिए हिला के रख दिया था। हालांकि नक्श पूरी तरह से फ्री था, लेकिन सारांश उसकी सारी पावर्स को नष्ट कर रहा था। चूंकि मीडिया और जनता सारांश की चाल देख नहीं पाए थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नक्श इतना कूद क्यों रहा है। नक्श जानता था कि वो नॉर्मल रहते हुए उन शैतानी ताकतों का सामना नहीं कर सकता है, और अगर जल्दी से उसने कुछ नहीं किया तो वो अपनी सारी पावर से हाथ धो बैठेगा। तभी अचानक से नक्श ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया और सारांश को नाको चने चबवाए। सारांश हवा में उछलता हुआ दीवार से जा टकराया और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा था। हालांकि सारांश की शैतानी ताकत देखकर नक्श समझ गया था कि वो ब्लैक फाउंडेशन के साथ शामिल हो गया है और पूरी ट्रेनिंग लेकर आया है। इसी के साथ नक्श को यह भी पता था कि शैतानी ताकतों से लड़ने का सिर्फ एक ही समाधान है, शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करना। और नक्श ने वही किया। अपने एक और दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए नक्श ने तुरंत ही अपना पिटारा खोला और 10 डायरेक्शंस ईवल टेक्निक का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि सारांश अपना कोई मूव चल पाता, नक्श ने उसे हमेशा के लिए चारों खाने चित कर दिया था। चूंकि ये लड़ाई मीडिया जगत के सामने हुई थी, इसलिए नक्श की शक्तियों का खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो गया था। वो सब देखकर मीडिया और जनता दोनों स्तब्ध रह गए थे, और करंट सिचुएशन के चलते नक्श इस पहलू पर ध्यान नहीं दे पाया था। अब मीडिया और जनता की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या जनता नक्श से प्यार करेगी या उससे डरने लगेगी? क्या नक्श का ये मूव उसके लिए और घातक साबित होगा? क्या मीडिया अब नक्श को पूरी तरह से डेविल बनाकर प्रेजेंट करेगा?
क्या नक्श का एम्पायर उस पर उचित कार्रवाई करेगा? क्या सरकार का रवैया नक्श के खिलाफ अब और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा? अब क्या करेगा नक्श? वो कैसे अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या वो अपने ही कांड में उलझता चला जाएगा? क्या गॉडफादर उसे बचाने आएंगे? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ये क्या, जब नक्श मीडिया को एड्रेस कर रहा था तो वहां अचानक से सारांश शाह टपक पड़ा। ऑफ कोर्स ये उसकी प्री प्लान्ड एंट्री थी और उसने रंग में भंग डालते हुए मीडिया और जनता के सामने नक्श की पोल खोल के रख दी थी। सारांश बाबू ने जानबूझकर इनविजिबल शैतानी ताकतों का इस्तेमाल किया जिससे वो मीडिया और जनता की नजरों से बच सके। नक्श उस सिचुएशन के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसे भी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और इसी के साथ नक्श की शक्तियों का खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो गया था। नक्श का पावरफुल ऑरा महसूस करके वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक रह गए थे। कमजोर दिल वालों का बीपी बढ़ गया था और कुछ तो चक्कर खाकर नीचे गिर चुके थे। हालांकि इससे पहले कि नक्श रिएक्ट करता, सभी मीडिया हाउसेस उसके ऊपर चढ़ गए। मिस्टर नक्श, ये आपने क्या किया? ऑन एयर किसी मासूम की हत्या कर दी। मिस्टर नक्श, उस बेचारे की क्या गलती थी? वो तो पूरी दुनिया के सामने आपकी असलियत का पर्दाफाश कर रहा था और आपने शैतानी ताकत का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए उसका मुंह ही बंद कर दिया। मिस्टर नक्श, अब हमें क्या, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आपके पास भी ब्लैक फाउंडेशन की तरह शैतानी ताकतों का भंडार है और जो कोई भी आपके खिलाफ जाएगा, आपके खिलाफ बोलेगा, आप उसे मौत के घाट उतार देंगे। इस शहर को, इस देश को आपसे खतरा है। मिस्टर नक्श, कहां गई अब आपकी अच्छाई? एक तरफ आप दुश्मन से लड़ने के लिए हीलिंग पिल्स खिला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खुद शैतान बनकर मासूम और निहत्थे इंसान की हत्या कर रहे हैं। नक्श, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अच्छाई और जनता की भलाई का मुखौटा पहनकर तुम जो अपना शैतानी एम्पायर चला रहे हो, अब भारत में उसका कोई मोल नहीं रहा। हमने तुम्हें सेफ जोन में इसलिए जगह दी थी क्योंकि हमें लगा था कि तुमने प्रोफाउंड रेल्म और इंपीरियल कैपिटल में अच्छाई के झंडे गाड़े हैं, लेकिन आज तुमने हमारे इस विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तुम किसी डेविल से कम नहीं हो और तुम्हारी गिनती भी हिट लिस्ट में की जानी चाहिए। तुम्हारे रिकॉर्ड्स कितने क्लीन हैं और तुमने कितने लोगों का भला किया है वो आज हम सबने देख लिया। तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीडिया अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता है कि इस शैतान पर कड़क से कड़क एक्शन लिया जाए। मिस्टर नक्श, क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या अब आप जनता के सामने रूबरू नहीं होना चाहते? कोई बात नहीं, हम ही जनता से पूछ लेते हैं। बताइए जनता, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या नक्श के एम्पायर पर हमेशा के लिए ताला लगा देना चाहिए या फिर नक्श के लिए देश निकाला की सजा सही रहेगी? सभी मीडिया हाउसेस ने नक्श को घेर कर अपने लपेटे में लिया और कई न्यूज चैनल्स ने ऑडियंस पोल भी शुरू कर दिया था जहां जनता की तरफ से सबसे ज्यादा वोट्स नक्श को सजा देने की मांग पर मिल रहे थे। हालांकि गौर करने की बात तो ये थी कि अगर नक्श सही समय पर सारांश की शैतानी ताकत का जवाब नहीं देता तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पावर्स खो देता। लेकिन जहां अगर उसने मुंह तोड़ जवाब दिया तो वहीं दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। पूरी दुनिया के सामने उसकी शक्तियों का खुलासा हो गया था। ऑफ कोर्स ये दुनिया प्रोफाउंड रेल्म और इंपीरियल कैपिटल से अलग थी, इसलिए उनका नजरिया भी उन ताकतों के लिए अलग था। शायद यही वजह थी जिसके लिए अशोका सम्राट एम्पायर ने नक्श को वॉर्न किया था। नक्श इस दुनिया की भलाई करते करते अपनी दुनिया के उसूल और कायदे भूल गया था और आज यही उस पर भारी पड़ रहा था। एक तरफ टीवी पर यह नजारा देखकर जहां नक्श सम्राट एम्पायर के लोग अपना माथा पकड़कर बैठे थे तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पोरवाल के चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। इस बार ब्लैक फाउंडेशन की हर एक टैक्टिक हाई रिजल्ट्स के साथ वर्क कर रही। सभी न्यूज चैनल्स नक्श को घेर कर खड़े थे और नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, अचानक से उसका फोन बजा। वो कॉल चित्रा का था और कॉल पिक करने में नक्श ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। जी मम्मी जी, क्या बात है? कॉल उठाते ही नक्श ने हल्का चौंकते हुए कहा। हालांकि सामने से चित्रा ने क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन चित्रा की बात सुनकर नक्श की आंखें बड़ी और एकाएक कान खड़े हो गए थे। तुरंत ही उसने कॉल कट किया और स्टूडियो से भाग निकला। नक्श के इस रिएक्शन ने मीडिया को एक और हवा दे दी और सभी मीडिया वाले हाथ धोकर नक्श के पीछे पड़ गए। देखा आप लोगों ने कैसे एक अपराधी अपराध करके भाग गया।
अब देखते हैं सरकार नक्श के खिलाफ क्या फैसला लेती है। जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है, उसी तरह सच्चाई सामने आने के बाद हम सब ने नक्श को भी रंग बदलते हुए देखा। जब चोरी पकड़ी गई तो भगोड़ा भाग निकला। कुछ न्यूज चैनल्स ने तो नक्श के मीम्स भी निकाल लिए। अच्छाई का रास्ता बुराई से होकर ही जाता है। बाबा नक्श भानुशाली। देख भाई, रिकॉर्ड्स क्लीन होने चाहिए। डर्टी तो आदमी की सोच होती है। अरे ओ नक्श, तू कितनों का भला करेगा रे। एक तरफ जहां पूरा मीडिया नक्श की बैंड बजा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नक्श टैक्सी लेकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकला। दरअसल चित्रा ने नक्श को यह बताने के लिए कॉल किया था कि अनिका वॉशरूम में स्लिप हो गई है और अचानक से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो लोग उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स नक्श के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं था। वो पूरी दुनिया को छोड़ सकता था, लेकिन अपने बच्चों को नहीं। लेकिन अब मीडिया इस बात का भी गलत मतलब निकाल रही थी। खैर, जब नक्श हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां का स्टाफ भी उसे गंदी नजरों से देख रहा था, जैसे मानो उनके सामने वाकई में कोई शैतान खड़ा हो। नक्श सम्राट एम्पायर के एक्सपर्ट्स ने भी नक्श से कोई बात नहीं की, क्योंकि उनके हिसाब से नक्श ने उनके पूर्वजों की लेगेसी को खत्म कर दिया था और अब वो लोग सबके बीच बस हंसी का पात्र बनकर रह गए थे। लेकिन कुशल की सोच वैसी नहीं थी। नक्श को देखते ही वो उसके पास गया और अनिका का ताजा हाल देते हुए कहा, अनिका डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है, कुछ टेस्ट करवाए हैं, देखते हैं रिपोर्ट्स कैसी आती है। तू परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रख, सब सही होगा। इस समय नक्श को सिर्फ अपने बच्चों की नहीं बल्कि अनिका की भी चिंता सताई जा रही थी। एक साथ उसके सर पर कई प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके एम्पायर का वजूद मिटने की कगार पर खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी आईसीयू में एडमिट थी। अभी नक्श उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर सीरियस अंदाज में बाहर आए। पेशेंट के हस्बैंड है यहाँ, हम उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। तुरंत ही नक्श के कदम डॉक्टर्स की तरफ बढ़े और डॉक्टर्स उसे अपने कैबिन में ले गए। देखिए सर, जब पेशेंट को यहाँ लाया गया तो उनका काफी खून बह चुका था और जिस पोजीशन में वो नीचे गिरी उससे बच्चों और माँ दोनों को इंटरनल चोट पहुंची है। हम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन माँ और बच्चों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। वे सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपको जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा, अपॉलोजेटिक अंदाज में एक डॉक्टर ने कहा। उस डॉक्टर की बात सुनकर नक्श के होश उड़ गए। कहां नक्श अपने बच्चों के सपने संजोए बैठा था और अब उसे अपनी बीवी और बच्चों में से किसी एक को चुनना था। सच कहूं तो अगर नक्श नॉर्मल इंसान होता तो वो अपनी बीवी को ही बचाता, लेकिन चूंकि नक्श के पास पिल्स और स्पेशल पावर्स थी, इसलिए वो दोनों को बचाने का रिस्क उठा सकता था। आप लोगों को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मैटर अब मैं हैंडल करूंगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। सीधे और सरल अंदाज में नक्श ने कहा और कैबिन से बाहर चला गया। कैबिन से बाहर आते ही नक्श ने अपना प्लान कुशल के साथ साझा किया। ऑफ कोर्स वो प्लान रिस्की था, लेकिन कुशल को नक्श की पिल्स पर पूरा भरोसा था। नक्श ने 2 बार कुशल को मौत के मुंह से बाहर निकाला था और यहाँ तो बात उसके बीवी बच्चों की थी। वो जड़ी बूटी लाने पाताल लोक चला जाएगा, लेकिन अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। इसी उम्मीद में कुशल नक्श के प्लान के साथ जुड़ा। हालांकि उसके एम्पायर के एक्सपर्ट्स ने अभी भी उससे दूरी बनाए रखी थी। नक्श उसके पीछे की वजह जानता था, लेकिन अभी के लिए फिलहाल उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। कुशल से बात करने के बाद नक्श ने पहले सम्राट को कॉल किया और फिर उसके बाद जर्नलिस्ट श्वेता को, क्योंकि एक वही थी जो नक्श के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं छाप रही थी। श्वेता को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वो नक्श के पूरे मामले से वाकिफ थी और नक्श के सपोर्ट में खड़ी थी। हालांकि नक्श का प्लान सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को बचाने का नहीं था, बल्कि वो अपने प्लान के जरिए अपने एल्डर्स की लेगेसी भी वापस पाना चाहता था। नक्श के कहने पर सम्राट, शनाया और हिमांशी हीलिंग पिल लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि उन्हें डाउट था कि कहीं ये हीलिंग पिल जहरीली तो नहीं, क्योंकि उनके दुश्मन ने ऑलमोस्ट सारा स्टॉक बदल दिया था। लेकिन नक्श ने पिल की एक झलक देखते ही बता दिया कि वो पिल असली है। जब चित्रा को पता चला कि नक्श डॉक्टर्स की नहीं बल्कि अपनी चला रहा है और अनिका को वही हीलिंग पिल देने वाला है जिसे सरकार जहर बता चुकी है, तो वो एकाएक गुस्से में आग बबूला हो उठी और नक्श को एक कोने में ले जाकर उसने कड़क अंदाज में कहा, नक्श, मेरी बेटी को खिलौना नहीं है जो तुम दुनिया के सामने उसे बलि का बकरा बनाकर अपनी सच्चाई साबित करो और तुम इस हीलिंग पिल से उसे ठीक करोगे। मेरी बेटी को जहर दोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, आज प्लीज एक बार और मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं वादा करता हूं आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूं, समझ जाइए।
ठीक उसके बाद नक्श के तेवर थोड़े बदले हुए नजर आए। और ना भी समझे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं करूंगा तो वही जो मुझे करना है, और मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अपनी बात कहने के बाद नक्श वहां से सीधा आईसीयू यूनिट में चला गया, जहां अनिका को रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ जर्नलिस्ट श्वेता ने अपने चैनल पर हॉस्पिटल से लाइव प्रसारण शुरू कर दिया था, और भारत के करोड़ों लोग टीवी पर अपनी आंखें जमा कर बैठे थे। आज हमारा देश जिस शख्स को अपराधी और भगोड़े जैसे नाम से बुला रहा है, वो असल में ना तो अपराधी है और ना ही भगोड़ा। इस समय मैं हूँ सिटी हॉस्पिटल में, जहाँ नक्श की बीवी अनिका जो प्रेग्नेंट है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो या तो अनिका को बचा सकते हैं या फिर उसके बच्चों को, लेकिन नक्श ने अपनी बीवी और बच्चों दोनों को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली है, और वो ये कारनामा करने जा रहा है उसी हीलिंग पिल से जिसे मौजूदा सरकार जहर घोषित कर चुकी है। ये बोलते हुए श्वेता के कदम भी उसी आईसीयू यूनिट की तरफ बढ़े, जहां अनिका को रखा गया था। ये खबर सनसनी की तरह पूरे भारत में फैल गई और ऑलमोस्ट आधा भारत अब टीवी के सामने मौजूद था। लेकिन बाकी न्यूज चैनल्स इसे नक्श का एक नाटक बता रहे थे। उनके हिसाब से नक्श ये सब सजा से बचने के लिए कर रहा था। जर्नलिस्ट श्वेता को छोड़कर बाकी सब नक्श के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे। खैर, इस समय नक्श को सिर्फ अपनी बीवी से मतलब था। उसने तुरंत ही अपनी जेब से एक हीलिंग पिल निकाली और उसे अनिका के मुंह में ठूस दी। कैमरा ने उसे बहुत अच्छे से कैप्चर किया। अब बस इंतजार था तो उस हीलिंग पिल के इफेक्ट का। सबकी सांसें अटकी हुई थी। मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि नक्श ने अपनी बीवी को जहर दे दिया है, तो कहीं से एक पॉजिटिव खबर भी सुनने को मिली कि कोई अपनी बीवी बच्चों को क्यों मारेगा। कुल मिलाकर भारत की जनता देखना चाहती थी कि क्या वो हीलिंग पिल डॉक्टर्स और साइंस की ताकत को मात दे सकती है या नहीं। नक्श की हारी हुई बाजी भी इसी पर टिकी थी। 1 घंटा बीत गया, लेकिन अनिका को होश नहीं आया था। डॉक्टर्स तो पहले ही हार मान चुके थे। मीडिया वाले फिर से नक्श को पाखंडी कहने लगे, लेकिन तभी अचानक से चमत्कार हुआ। एकाएक अनिका ने अपनी आंखें खोली और आंख खोलते ही उसने अपने सामने नक्श को पाया। नक्श की आंखों में आंसू आ गए। दोनों मियां बीवी पुरानी खटपट को भूलकर एक दूसरे के गले लगे। कैमरा ने इस मोमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया। एकाएक डॉक्टर्स की टीम भी वहां पहुंच गई और अनिका को होश में देखकर वो पूरी तरह से शॉक नजर आई। तुरंत ही डॉक्टर्स ने अनिका को एग्जामिन किया और उनका शॉक और भी ज्यादा बढ़ गया। इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। माँ और बच्चे दोनों सेफ हैं। हम कुछ घंटों के लिए अनिका को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं। भले ही जनता ने नक्श को हरा दिया था, लेकिन डॉक्टर्स के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर नक्श जीता हुआ महसूस कर रहा था। नक्श ने जनता को दिखा दिया था कि उसकी पिल कितनी ताकतवर है, और चूंकि उस पिल का इस्तेमाल नक्श की बीवी ने किया, इसलिए पिल में जहर वाली बात अब जनता को खटक रही थी। लेकिन अभी भी जनता पूरी तरह से नक्श की साइड नहीं थी, और मीडिया इसे नक्श का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे। अभी अनिका को होश में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आमतौर पर नक्श अननोन नंबर उठाता नहीं था, लेकिन चूंकि इस समय प्रॉब्लम्स इतनी चल रही थी, नक्श ने उस कॉल को उठाना ही ठीक समझा। लिंबूनाथ बोल रहा हूँ। नक्श, अब तुम्हें इतनी भागम भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, और तुम चाहे जितने अपनी बीवी के साथ स्टंट कर लो, कहानी वही रहेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। बदले में हम तुम्हारे एम्पायर को बख्श देंगे। भले ही बोल लिंबूनाथ के थे, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड ब्लैक फाउंडेशन था। अच्छा, सिर्फ मुझे सरेंडर करना है? दैट्स एक्साइटिंग। और अगर मैं ना करूं तो? एकाएक नक्श के चेहरे पर शातिर मुस्कान देखने को मिली। ऐसा लगा जैसे नक्श को पूरी कहानी समझ आ गई थी। अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हारे एम्पायर पर सरकारी हमला करेंगे। ध्यान रखना, सरकार से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है। दांत पीसते हुए लिंबूनाथ ने कहा, जब आप लोग मुझे जनता की नजरों में इतना बुरा बना ही चुके हैं, तो मैं और बुरा होने से क्यों डरूं? आइए आइए, हमला करने आइए। मैं खुद बंदूक के साथ स्वागत करूंगा। फुल एटीट्यूड स्वैग में नक्श ने कहा और कॉल कट कर दिया। वाओ, तो क्या अब हमें सरकार और एम्पायर के बीच जंग देखने को मिलेगी? क्या ब्लैक फाउंडेशन की मदद से सरकार का पलड़ा भारी पड़ेगा? क्या नक्श को वाकई में कहानी समझ आ गई थी? क्या नक्श का यह फैसला सही साबित होगा, या फिर ब्लैक फाउंडेशन
नक्श के एम्पायर को तबाह कर देगा? क्या नक्श सम्राट के लोग नक्श का साथ देने के लिए तैयार होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़ाई में नक्श अकेला पड़ जाएगा? क्या नक्श जनता का दिल जीत पाएगा, या फिर मीडिया नक्श को और नीचा गिराएगी? क्या नक्श और अनिका के संबंध बेटर हो पाएंगे? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम।